नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 11th हिंदी आरोह भाग 1 का पाठ 5 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है गलता लोहा और इसके लेखक हैं शेखर जोशी जी। तो चलिए शुरू करते हैं लेखक के जीवन परिचय से। जन्म सन 1932 में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? तो 1932 में हुआ। कहाँ हुआ? तो अल्मोड़ा में हुआ। अल्मोड़ा कौन से स्टेट में आता है? तो उत्तरांचल में आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोशिका, घटवार, सात के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, कहानी संग्रह है ये इनके। एक पेड़ की याद सप्त चित्र संग्रह है। सम्मान इनको मिला है पहल सम्मान। पिछली सदी का छठवां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। बताते हैं कि पिछली सदी का जो छठवां दशक है वह हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय बताया गया है। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू की और बताते हैं कि नए युवाकारों ने क्या है, नए तरह से कहानी लेखन का कार्य शुरू किया और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। और बताते हैं कि देखते ही देखती कहानी की जो ये विधा है गद्य की, साहित्य जगत में क्या है, केंद्र में आकर के खड़ी हो गई। उसे पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। और इस पूरे उठान को क्या नाम दिया गया? तो नई कहानी आंदोलन नाम दिया गया। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। और इस आंदोलन के बीच में जो प्रतिभा उभर कर आई, उस प्रतिभाओं में जो शेखर जोशी हैं उनका स्थान एक अलग ही है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। और बताते हैं कि इनकी जो कहानियां हैं वह नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों जगह पाता है। बताते हैं कि समाज का जो मेहनत कश व्यक्ति हैं, सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों की क्या करता है? जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। और बताते हैं कि इनकी कहानी की क्या विशेषता है? तो ये जो निहायत सहज और आडंबरहीन जो भाषा शैली है उसका प्रयोग करते हैं और सामाजिक यथार्थ के जो छोटे छोटे नुक्ते होते हैं उनको पकड़ते हैं और उन्हीं को बताते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। और इनकी रचना संसार से जब हम निकलते हैं तो समकालीन जनजीवन की जो बहुत सारी विधाएं हैं, विडंबनाओं का भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें ही महसूस कर सकते हैं। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं, मतलब इनका ट्रांसलेट हो चुका है। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाज्यू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है, मतलब इनकी कहानी के ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। जो गलता लोहा इनकी कहानी का शीर्षक है, यह इनकी कला को प्रस्तुत करता है और उसका एक अनोखा ही नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गंभीर उतना ही अधिक है। और बताते हैं कि इस कहानी की विशेषता क्या है। तो इनके लेखन कार्य में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना कम दिखाई देगा, उतनी ही इनकी अर्थ गंभीरता की शक्ति ज़्यादा मिलेगी। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है, मतलब कैसे वो सब परिस्थितियों का सामना करते हुए वहां तक पहुंचता है।
जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेईमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मतलब वो उसको बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ आके काम करने लगो, तो वो उसको स्वीकार करने के बाद और उस कार्य में कुशल भी हो जाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कसों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जातिगत जो समस्याएं थी कि लोग कहते हैं कि इस जाति के लोगों को इस जाति में काम नहीं करना चाहिए और बड़े लोगों को छोटे घरों में काम नहीं करना चाहिए, उनके साथ उठना बैठना नहीं चाहिए, कि तो इस चीज़ को उन्होंने क्या है जो भाईचारे की भावना के रूप में प्रस्तुत किया है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, भाईचारे में सब चलता है, ये सब चीज़ें जाति पात कुछ नहीं होती। मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो, और ऐसा लगता है कि जब वो लोहार के घर में काम करता है कि मानो लोहा ही गल गया है और लोहा गलकर एक नई आकृति को जन्म दे रहा हो। अब आते हैं हम पाठ के सार पर, आखिर पूरी कहानी में बताया क्या गया है। तो कहानी की शुरुआत में मोहन अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को साफ करने के उद्देश्य से निकलता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कहानी में सबसे पहले क्या होता है, मोहन क्या करता है, अपने खेतों के किनारे उगाई जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं उनको हटाता है। उसके पिता पंडित बंशीधर पुरोहित हिताई का काम कर परिवार का पेट भरते थे। और बता रहे हैं कि इनके जो पिताजी थे वह कैसे कौन थे, पंडित जी थे। और पंडित जी थे क्या करते हैं, जो हवन आदि का जो कार्य है वह करवाते हैं और उसी में जो दक्षिणा आदि मिलती है उससे अपने परिवार का पेट भरते थे। लेकिन अब वो इतने वृद्ध हो चुके थे कि उनके बूते का कोई काम नहीं था, मतलब अब वो पंडिताई करने के लायक नहीं बचे थे। मोहन ने अपने पिता का भार हल्का करने के लिए खेती का काम संभाल लिया। मोहन ने क्या किया कि पिता को थोड़ा सा आराम मिल जाए, उनके ऊपर से जिम्मेदारी कम हो जाए, तो ये खेती करने लगा। रास्ते में वह अपने हंसुए की धार तेज कराने शिल्पकार टोले की तरफ मुड़ गया। मतलब अब वहाँ पे उसको क्या घास वगैरह हटानी थी, तो उसके लिए हंसिया चाहिए था, तो हंसिए को ही हंसुआ बोलते हैं, हंसुए। तो उसमें धार करवानी थी, तो धार करवाने के लिए शिल्पकार की ओर मुड़ता है। वहीं वह अपने बचपन के मित्र धनराम से उसके ऑफर में मिला। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी। जहाँ मोहन पढ़ने में तेज था वहीं धनराम थोड़ा मंदबुद्धि था। मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन की बहुत पसंद करते थे, मतलब जो उसको पढ़ने में तेज था त्रिलोक, तो उसको क्या करते थे, बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। ऐसा अक्सर होता है कि जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं तो शिक्षक का ध्यान उनकी ओर चला जाता है, क्योंकि वह एक मेधावी छात्र था। इसके विपरीत धनराम को पाठ याद न कर पाने के कारण हमेशा मार पड़ती थी, मतलब उसको कुछ ना कुछ डांट पड़ती ही रहती थी। जाति का लोहार होने के कारण उसे मास्टर के व्यंग्यों का सामना करना पड़ता था। और कुछ मास्टर क्या है, जाति से लोहार था, इस कारण से व्यंग्यवाण इस पर छोड़े जाते थे और उसको सहन भी करना पड़ता था। इन सब के बावजूद धनराम ने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। मतलब इतना सब होने के बाद भी धनराम ने मोहन को कभी क्या अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा था, कि उससे ईर्ष्या करता हो तो वो ईर्ष्या वगैरह नहीं करता था। अपने पिता से उसने लोहारगिरी का काम सीखा था और उसके गुजरने के बाद यही व्यवसाय अपना लिया था। मतलब उसके पिता थे तो उसने क्या है, लोहारगिरी का काम सीख लिया था और लोहारगिरी का ही काम ये करने लगा था। चूंकि मोहन पढ़ने में तेज था, इसलिए उसके पिता ने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। वहाँ उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता था। उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई। मतलब वो पिताजी ने सोचा कि चलो पढ़ने में अच्छा है लड़का, तो इसको बाहर पढ़ा देते हैं, तो बाहर इसको पढ़ने भेजते। परंतु वहाँ पर भी लोग क्या करते थे, नौकरों जैसा उसके साथ व्यवहार करते थे, जातिगत भिन्नता के कारण। काम की तलाश में उसने कई कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों के चक्कर लगाए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। मतलब उसने सोचा अब नौकरी मिल जाए, तो उसने बहुत कोशिश की, कार्यालय गया, फैक्ट्री गया, पर कहीं भी उसको नौकरी नहीं मिली। उसके पिता पंडित वंशीधर को बहुत आशा थी कि शहर से वह बड़ा आदमी बनकर लौटेगा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। मोहन की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव वापस आने के बाद उसने खेती का काम संभाल लिया और मोहन के पिता जी
थे तो उनकी किस्मत में तो क्या मोहन की और ही कुछ मंजूर था, मतलब कुछ और ही लिखा था। गांव वापस आने के बाद उसने क्या किया, खेती का काम संभाल लिया। वही वो अपने मित्र धनराम के ऑफर में जब उसे लोहा मोड़ते हुए गौर से देखा तो उसकी आंखों में एक, आगे देखते हैं, चमक थी। मतलब जब वो लोहा को मोड़ रहा था तो इतनी अच्छे से मोड़ रहा था कि उसको देखकर उसकी आंखों में भी क्या हो गई, चमक आ गई। धनराम के ऐसा ना कर पाने पर वह बड़ी ही फुर्ती और आत्मविश्वास के साथ लोहे को मोड़ने में सफल हो गया। मतलब धनराम उसको जैसी आकृति देना था वैसी नहीं दे पा रहा था, और इसने देखा मोहन ने, तो उसने जल्दी से क्या किया, उसको पैसा मोड़ दिया। इस प्रकार कहानी के अंत में मोहन जातिगत पारंपरिक व्यवसाय की सोच से मुक्त होकर अपने कारीगरी और कार्यकौशल को सबके समक्ष प्रस्तुत करता है। मतलब इनका तो क्या, खेती किसानी करना, ब्राह्मण का काम करना, पुरोहित का ही करने का काम था, परंतु इसने लोहार का काम किया तो ये जातिगत जो भिन्नता थी और जो पारंपरिक व्यवसाय बन गया था कि सबको अपनी अपनी जाति में ही काम करना चाहिए, ये यहाँ पर बदल गया। बल्कि इसने क्या किया, कारीगरी का काम बड़ी कुशलता से सीख लिया और उसी को करने लगा। अब आते हैं पाठ के साथ इसके जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। नंबर 1, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। मतलब किताबों की विद्या क्या है और धन चलाने की जो विद्या है वह क्या है। धनराम उन अनेक छात्रों में से एक था जो एक साथ किताबों की विद्या और धन अर्थात काम करना भी सीख रहा था। लोहार का बेटा होने के कारण उसे अपने पिता से व्यवसाय का प्रशिक्षण मिल रहा था। वह एक तरफ पढ़ाई भी कर रहा था और दूसरी तरफ वह अपने पिता के काम में हाथ भी बटाता था। उसे गणित समझ में नहीं आता था, जिसके कारण वह शिक्षक से मार भी खाता था। उसके शिक्षक भी उसे हाथों में औजार थमाकर काम सौंप जाते थे कि मतलब उनको जो भी काम होता था तो वो क्या करते थे कि तू ये इसी के लायक है, तू पढ़ लिख नहीं सकता, इसी को किया कर। अगला प्रश्न है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? तो इसका उत्तर है, धनराम लोहार जाति का था और मोहन ब्राह्मण जाति का था। प्रारंभ में ही धनराम के मन में जाति को लेकर यह बात बिठा दी गई थी कि वह नीची जाति का है और वह चाहे कितना भी क्यों ना पढ़ ले, काम उसे लोहार का ही करना पड़ेगा। मोहन पढ़ने में धनराम से कहीं अधिक तेज था, लेकिन इसी जातिगतहीनता के कारण धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। अगला प्रश्न है, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता और क्यों? तो इसका उत्तर है, एक दिन धनराम लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर उसे गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से संडसी पकड़कर दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट करने के बावजूद लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन ने उसे कुछ देर तक काम करते हुए देखा, फिर अचानक हथौड़ी लेकर उसे आसानी से मोड़ दिया। मोहन के इस व्यवहार पर धनराम को आश्चर्य होता है, क्योंकि मोहन ऊंची जाति का था, एक ब्राह्मण होकर भी उसे लोहारगिरी का काम भी आता है। यह देखकर धनराम दंग रह गया कि इसने कैसे कर लिया। अगला प्रश्न है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने अपने जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर इसकी जो जिंदगी थी वह थोड़ी बदल गई थी, बदलाव आ गया था। जब मोहन गांव छोड़कर पढ़ाई करने लखनऊ पहुंचता है तब उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि अब उसे गांव से बाहर शहरी परिवेश का ज्ञान हुआ। यदि वह गांव में ही रहता तो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता, क्योंकि गांव में क्या है, स्कूल वगैरह नहीं होते हैं पूरे की आगे की पढ़ाई जारी की जा सके। तो आगे की पढ़ाई करने के लिए आज भी बच्चों को शहरों में ही जाना पड़ता है। पारंपरिक मजबूरी के कारण उसे आगे की पढ़ाई करने शहर जाना पड़ा और वहीं नई दुनिया से उसका परिचय हुआ, इसलिए ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जवान के चाबुक कहा और क्यों? तो इसका उत्तर है कि धनराम के 13 का पहाड़ा ठीक से ना सुना पाने के कारण मास्टर त्रिलोक सिंह उस पर व्यंग करते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है,
रे विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। इस कथन को लेखक ने जवान की चाबुक कहा है। मास्टर त्रिलोक सिंह के इस कथन से छात्र को शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक चोट पहुंचती है। मतलब शारीरिक तो पहुंचती है, मानसिक चोट भी पहुंचती है। जाति को लेकर किए गए व्यंग से धनरामहीन भावना से ग्रसित हो आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। मतलब यदि उसका मन सही रहता तो हो सकता है वो उसमें भी दक्ष हो जाता और आगे की पढ़ाई कर लेता, परंतु मानसिक हीनता के कारण वो ऐसा नहीं कर पाया। उसे ऐसा लगता है कि आगे चलकर उसे लोहार का ही काम करना है, तो वो पढ़ाई क्यों करे। अगला प्रश्न है, बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने किससे कहा। तो इसका उत्तर है, यह कथन पंडित वंशीधर ने लखनऊ से आए बिरादरी के युवक रमेश से कहा। अगला है, किस प्रसंग में कहा। तो बंशीधर को अपने बेटे मोहन की पढ़ाई को लेकर बहुत चिंता थी, क्योंकि गांव में उसकी आगे की पढ़ाई नहीं हो पा सकती थी। ऐसे में जब शहर से बिरादरी के एक युवक ने रमेश ने उसे अपने साथ शहर लखनऊ भेजने की बात की, तो उन्हें लगा कि एक सहारा मिल जाएगा। उन्होंने उसे पढ़ाने के लिए क्या है वहाँ पर लखनऊ में भेज दिया। अगला प्रश्न है, किस आशय से कहा। मतलब ये बात किस आशय से कही। तो बंशीधर के इस कथन का आशय यह था कि जाति बिरादरी के होने से लाभ होता है, मौके पर अपनी बिरादरी के लोग ही सहायता करने को तैयार होते हैं। अगला है, क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ। तो इसका उत्तर है नहीं, कहानी में यह आशय स्पष्ट नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि शहर जाने के बाद मोहन की पढ़ाई बंद ही हो गई। मतलब वहाँ पर किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। रमेश उसकी आगे की पढ़ाई पूरी करवाने अपने साथ लेकर गया था। मतलब रमेश उसको लेके गया था कि आगे की पढ़ाई उसको करवाएगा, लेकिन मोहन वहाँ जाकर नौकर बनकर रह गया। मोहन की प्रतिभा काम के बोझ के तले दबकर रह गई। वहीं उसके पिता बंशीधर इसी भ्रम में जी रहे थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनकर गांव वापस लौटेगा। लेकिन मोहन ने अपने वास्तविक स्थिति अपने परिवार वालों को नहीं बताई, क्योंकि वह उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था कि कहीं घर वाले हमें ऐसा देखेंगे और सुनेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो ये वास्तविक स्थिति उन्होंने घर वालों को नहीं बताई। अगला प्रश्न है, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है। तो यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। किस प्रसंग में कहा गया है। तो लेखक ने इस वाक्य को उस प्रसंग में कहा जब मोहन धनराम को काम करते हुए देख रहा था। जब धनराम लोहे की मोटी छड़ को नहीं मोड़ पाया तो मोहन बिना किसी संकोच के बड़ी ही कुशलता से उसे मोड़ दिया। मतलब उसने उसको छड़ को मोड़ दिया। अपनी इस सफलता से मोहन की आंखों में चमक आ गई कि मतलब वो भी कुछ अच्छे सा कार्य कर सकता है। अगला है, यह पात्र विशेष के किन पहलुओं को उजागर करता है। इससे मोहन की उस चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है जिससे यह पता चलता है कि किसी भी जाति का संबंध किसी खास व्यवसाय से नहीं होता। ब्राह्मण हुए भी वह लोहार का काम करने में जरा सा भी संकोच महसूस नहीं करता। मतलब उसने बड़ी आसानी से ये कार्य कर लिया। अगला प्रश्न है, पाठ के आसपास से। गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फर्क है, चर्चा करें और लिखें कि उन दोनों में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है कि गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में बहुत हद तक समानता है। पहले जब उसे नदी पार कर स्कूल जाना पड़ता था तब भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बरसात के दिनों में नदी में पानी भरा जाने के कारण कई दिनों तक स्कूल नहीं जा पाता था। मतलब यहाँ पे नदी में पानी आ जाने के कारण वो क्या करता था, स्कूल नहीं जा पाता था और बहुत सारी समस्याओं का सामना करता था। शहर आने के बाद उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जाने लगा। उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई और वह काम की तलाश में कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। इस प्रकार उसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ ही था। मतलब कहीं पर भी उसको शांति नहीं मिली। अगला है, एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगा है या लगता है।
अपनी समझ में उसकी खूबियों और कमियों पर विचार करें कि खूबियाँ क्या हैं और कमियाँ क्या हैं। तो इसका उत्तर है कि एक अध्यापक के रूप में मास्टर अतुल्य से हैं, अपने बच्चों के साथ कठोरता के साथ पेश आते हैं। वह पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हर बच्चा अच्छी तरह पढ़ाई करे। इसके लिए वे मारने, डांटने तथा सजा देने जैसे तरीकों का उपयोग भी करते थे। मतलब कि बच्चा किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद जैसे भी हो पढ़े, और आज भी शिक्षक ऐसा करते हैं। एक परंपरागत शिक्षक थे। इसके विपरीत उनमें एक बात बुरी थी कि वे छात्रों के साथ जाति को लेकर भेदभाव किया करते थे। तो ये बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो समय है वो समानता का अधिकार रखता है। ये हमारे 11 मूल जो कर्तव्य हैं उनमें भी लिखा गया, मूल अधिकारों में भी लिखा गया है कि हमारा धर्म, जाति आदि के उस पर कोई भी हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। धनराम लोहार जाति का था, इसलिए वे उसके सही जवाब न देने पर व्यंग करते हैं। मोहन उच्च जाति का था, इसलिए वे उन पर कुछ अधिक ही प्यार लुटाते थे। अगला प्रश्न है, गलता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है। क्या इस कहानी का कोई अन्य अंत भी हो सकता है? चर्चा करें। तो इसका उत्तर है कि कहानी के अंत से यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जाति विशेष को ध्यान में रखकर कोई काम किया जाना चाहिए या नहीं। मतलब जाति को लेकर हमें कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कहानी में अंत में क्या होता है कि वो लोहे को मोड़ देता है, जबकि वो ब्राह्मण जाति का होता है लड़का, जबकि ये लोहार जाति का होके नहीं मोड़ पाता है। तो चाहिए या नहीं ये बात यहाँ पर नहीं होती है। मोहन पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने के कारण खेती का काम संभाल लेता है। साथ ही वह लोहारगिरी का काम भी बड़ी सफलता के साथ करता है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि उसे किस कार्य में रुचि है। साथ ही यह कहानी के अंत में उसके काम की प्रशंसा कर देता है, तो कहानी का अंत और भी अधिक रोचक होता कि हाँ तुम कितना अच्छा कार्य कर लेते हो। अगला है भाषा की बात, अर्थात व्याकरण से, ग्रामर से। पाठ में निम्नलिखित शब्द लोहे कर्म से संबंधित है, मतलब लोहारी गिरी जो होती है उससे संबंधित है। जिसका क्या प्रयोजन है, मतलब किसका क्या प्रयोजन है, शब्द के सामने लिखिए। धोकनी, यह आग को धधकाने का काम करती है। इसको मुंह में लगाकर आग को फूंकना होता है। जैसे हम फूंकते हैं तो वो हवा क्या है वहाँ पर जाती ईंधन में, और ईंधन और अच्छे से जलने लगता है, तो उसको हम धोकनी बोलते हैं। अगला है दरांती, ये भी लोहे की बनी होती है। तो यह मूल रूप से घास काटने या सब फसल काटने के काम आती है। दरांती जैसे औजार को लोहार ही बनाते हैं। अगला है सणसी, कैंची के आकार का बना हुआ औजार जिससे गर्म छड़, घर में बटलोई इत्यादि को पकड़ा जाता है, जिसको हम बोलते हैं संसी। आफर, भट्टी मिट्टी के बर्तन आफर में पकते हैं, तो उसको बोलते आफर। हथौड़ा, हाथ में लेकर इससे लोहा पीटते हैं, तो इसको बोलते हैं हथौड़ा। अगला है पाठ में काट छांट कर जैसे कई संयुक्त क्रिया शब्दों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए और अपने वाक्यों में प्रयोग में कीजिए, मतलब प्रयोग भी कीजिए। जैसे इसमें आया काट छांट कर। मोहन कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ करना चाहता था। अगला है उलट पलट। धनराम दाएं हाथ से भट्टी में गर्म लोहे को उलट पलट रहा था। उठा पटक, मास्टर जी की कक्षा में पहुंचते ही उठा पटक करने वाले बच्चे भी एकदम शांत हो जाते हैं। पढ़ लिख कर, बंसीधर की हार्दिक इच्छा थी कि मोहन पढ़ लिख कर घर का दारिद्र्य मिटा दे, मतलब गरीबी मिटा दे। थका मांदा, दिन भर के पश्चात जब मोहन थका मांदा घर पहुंचता था तो उसके पिता उसे पुराणों की कथा सुनाकर उसे और भी प्रोत्साहित करते हैं। अगला प्रश्न है, बूते का प्रयोग पाठ में 3 स्थानों पर हुआ है। उन्हें छांट कर लिखिए और जिन संदर्भ में उनका प्रयोग हुआ है उन संदर्भों में उन्हें स्पष्ट कीजिए।
तो वृद्ध हो चले बंसीधर जी के बूते का यह सब काम नहीं रहा। यहाँ पर इसका अर्थ सामर्थ्य से है, मतलब वो बूढ़े हो गए थे तो अब उनकी सामर्थ्य का ये काम नहीं रहा था। बंसीधर जी के शरीर की शक्ति से उनकी सामर्थ्य या शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही कि अब पुरोहिताई का काम करने के लिए चढ़ाई करके जाएं। दान दक्षिणा के बूते पक्ष वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। यहाँ बूते का अर्थ सहारे या बल पर है। अगला है, जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यहाँ पर भी बूते का अर्थ सहारे पर या आश्रय के लिए है। अगला प्रश्न, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे तो आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। ऊपर के वाक्यों में मोहन को आदेश दिए गए हैं। इन वाक्यों में आप सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए उन्हें दोबारा लिखिए। क्योंकि मोहन मोहन शब्द हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं तो भाषा इतनी अच्छी नहीं दिख रही। इसी की जगह हम जब सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो ये भाषा हमें बहुत ही अच्छी दिखने लगेगी और पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। जैसे, आप थोड़ा दही तो ला दो, आप ये कपड़े धोबी को दे तो आए, आप 1 किलो आलू तो ला दें। ऐसे हम यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं तो भाषा में रोचकता आ रही है। अगला प्रश्न है, विभिन्न व्यापारी अपने उत्पाद की बिक्री के लिए अनेक तरह के विज्ञापन बनाते हैं। आप भी हाथ से बनी किसी वस्तु की बिक्री के लिए एक ऐसा विज्ञापन बनाइए जिससे हस्तकला का कारोबार चले। तो यहाँ पर हमें विज्ञापन के बारे में बताना, ऐड देनी है। तो हमारे यहाँ जूट से बनी हुई अत्यंत आकर्षक एवं चित्रात्मक टिकाऊ सामग्री उपलब्ध है। अपने घर एवं ऑफिस को सजाइए और मनोरम चित्रों से जीवन को खुशहाल तथा आकर्षक बनाइए। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, जूट से बनी हुई वस्तुओं का विज्ञापन हो जाएगा। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।